नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यूट्यूब के होम पेज में जाके आइकन आपको दिखेगा, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप प्रॉपर क्या करें, रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टियों को डिलिस्टेड किया है। वो पार्टी ऐसी हैं, 86 पार्टी को क्या किया है, डिलिस्टेड किया है। और ये पार्टी क्या है, रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। और जो क्या थी, नॉन एग्जिस्ट थी, इनका कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के सीईओ ने जाके वहां पे विजिट किया, तो इन पार्टियों का कुछ हम उनको दिखा नहीं, तो उनने क्या किया, इन पार्टियों को डिलिस्टेड कर दिया है। ठीक है। तो सबसे हम पढ़ेंगे कि रूप क्या है, मतलब की वाली पार्टी क्या है, और अगर ये पार्टी अगर लिस्टेड होती हैं तो उनको क्या बेनिफिट होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का हम पूरा क्या करेंगे, समग्र रूप से हम इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो रूप पार्टी है, मतलब जो ये वाली पार्टी इन लोगों ने सॉरी डीलिस्टेड की है, ये क्या कर रही थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का उल्लंघन कर रही थी, बहुत से गलत कार्यों में संलग्न थी। ठीक है। और 1951 एक्ट के अनुसार कार्य नहीं कर रही थी। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन पार्टियों को जो सिंबल ऑर्डर 1968 है उसके तहत अगर इनको कोई भी बेनिफिट मिलते हैं, मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं ये, तो ये बेनिफिट अब इनको नहीं मिलेंगे। तो ये सिंबल ऑर्डर 1968 के अंतर्गत ये सारे इनको बेनिफिट जितने मिलते थे, वो सब बेनिफिट के लिए अब ये पात्र नहीं है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी, उनकी जो चुनाव होते हैं उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर उनको स्टेट पार्टी का दर्जा या फिर राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ध्यान रखो कि जो चुनाव में उनका परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर क्या करते हैं वो लोग, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के रूप में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। डी रजिस्टर मतलब उनका, मैंने एक बार अगर पंजीकरण कर लिया तो दोबारा उस पॉलिटिकल पार्टी को गैर पंजीकरण की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो आपके मन में आया होगा कि अगर ये नहीं है तो अभी कैसे कर दिया। उनको केवल डी लिस्ट किया है, मतलब ये अब रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल नहीं किया है, क्या किया, डी लिस्ट किया है। जिससे क्या होता है, सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत जो भी उनको बेनिफिट मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। ठीक है। और आरपी एक्ट 1951 के अंतर्गत जो भी उनको लाभ मिलते थे वो सब नहीं मिलेंगे। तो आप इसमें अंतर समझिएगा। ठीक। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन ले सकता है अगर कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, और सोर्स ऑफ मैनर ऑफ डोनेशन में अगर अनियमितता पाई जाती है, अगर बैंक अकाउंट डिटेल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मिलती हैं टाइम से, तो वो क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। ठीक है। तो इस बात को आपने समझा। अब ये पार्टी क्या होती है, ये पार्टी क्या होती है, सबसे पहले न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी हो सकती हैं। इन पार्टियों के द्वारा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो इनको ना तो नेशनल लेवल की पार्टी बन सकती है, ना तो ये राज्य लेवल की पार्टी बन सकती हैं। ये केवल पंजीकरण, मतलब कि एक पंजीकरण केवल इनका हो गया है। तो हमारे पास क्या है, केवल एक पंजीकरण संबंधी पार्टी है। ना तो इनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलता है, ना तो राज्य स्तर का दर्जा मिलता है। क्यों? क्योंकि उनने राज्य में जो भी चुनाव हुए और आम चुनाव हुए उनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, पर्याप्त मात्रा में वोट नहीं मिले, जो संविधान के अनुसार क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनको वोट नहीं मिले, तो वो क्या करते हैं, इनको पंजीकरण पार्टी के रूप में देखते हैं। ठीक है। तो इस बात को समझना आप। दूसरा दूसरा है
दूसरी बात यह है कि नेवर कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन वंस बीइंग रजिस्टर, मतलब क्या है, एक बार रजिस्टर हो गई उसके बाद ये ने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, केवल दिखाने के लिए इनने पार्टी ओपन की, बाद में ये चुनाव लड़े। तो आज के समय में आप देखते हो कि बहुत सी पार्टी हैं एक बार चुनाव लड़ती हैं फिर बाद में चुनाव वो नहीं लड़ती हैं। इशू क्या क्या होते हैं पार्टी, मतलब कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो जाती हैं तो जो भी मतदाता होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको वोट दें। ठीक है, आप देखते हो कोई चुनाव चिन्ह बैलगाड़ी लेके आ गया, कोई चुनाव चिन्ह बैगन लेके आ गया, कोई चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल लेके आ गया। ठीक है, तो ये इनके द्वारा मतदाता क्या होता है, कंफ्यूज होता है। और प्री इलेक्शन में क्या करती हैं ये लोग अपना चुनाव में अपने कैंडिडेट को खड़ी करते हैं, लेकिन बाद में कुछ जो दमदार कैंडिडेट होते हैं इनको बिठा लेते हैं, ये पैसे लेकर क्या होते हैं बैठ जाते हैं। तो जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है वो क्या होती है, दूषित होती है। तो ये केवल कहाँ काम करती हैं, ओनली पेपर पे काम करती हैं। अब जैसे हमने कल एक टॉपिक डिस्कस किया कि सेल कंपनी क्या होती है, हमने कल लिख पढ़ा। सेल कंपनी का मतलब है कि केवल ये पेपर पे कार्य करेंगी, और पेपर पे कार्य करेंगी तो ये गलत कार्यों में क्या होती हैं, संलिप्त होती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं, डोनेशन से संबंधित भ्रष्टाचार करती हैं। तो कुछ इस तरीके से ही क्या है, ये वाली पार्टी है, ये इनकम टैक्स एग्जाम्पशन से संबंधित कार्य में संलिप्त रहती हैं, डोनेशन में गलत रूप से उपयोग करती हैं। ठीक है, और भ्रष्टाचार के रूप में कई बार ये संलिप्त हमको देखने को मिलते हैं। तो ये गलत कारणों में संलग्न होती है, तो इससे संबंधित क्या है, ये इशू है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इशू समझ में आया होगा। अब हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि नेशनल पार्टी संविधान के अनुसार कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ नेशनल पार्टी है वो अभी कितनी है, 7 हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, सीपीआईएम बोलते हैं, फिर एआईटीसी है इंडियन जो पश्चिम बंगाल, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी बोलते हैं इसको, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई बोलते हैं। तो अभी हमारे यहाँ जो नेशनल पार्टी है वो केवल 7 हैं। बीजेपी की जो स्थापना की थी वो भारतीय जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, बाद में इसका नाम चेंज हो गया। और आपको पता है कांग्रेस की स्थापना किसने की, ए हुम ने। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआईएम है, इसकी स्थापना पी सुंदरैया ने की, ई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो बंगाल की पार्टी है वो है ममता बनर्जी ने। और बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना काशीराम ने। ठीक है, और नेशनल इसकी शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और सीपीआई की स्थापना कभी 1925 में। तो आप इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा कुछ स्टेट पार्टी हैं। ठीक है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी है वो अभी नेशनल पार्टी नहीं बनी है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कैटेगरी ये है कि नेशनल पार्टी कब बनती है, मतलब कि अगर कोई पार्टी 4 स्टेट में या इससे ज्यादा स्टेट में 6% वैलिड वोट प्राप्त करती है, और साथ में 4 सीट लोकसभा फॉर एनी स्टेट और एक से ज्यादा स्टेट में प्राप्त करती है, तो उसको नेशनल पार्टी के रूप में दर्जा मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। या 2% सीट लोकसभा, और इस 2% सीट में जितने भी मेंबर होंगे वो 3 डिफरेंट स्टेट से होने चाहिए, तो इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं है, आपको पता है कि 4 स्टेट में नहीं है, लोकसभा में 4 सीट नहीं है उसकी। ठीक है, तो आप इसलिए आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी अभी नहीं है। अब स्टेट पार्टी क्या है कि अगर 6% आप वोट वैलिड आप प्राप्त करते हैं स्टेट किसी राज्य से, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया है दिल्ली से। ठीक है, और अभी कहाँ किया है, हरियाणा पंजाब से। ठीक है, और 2 सीट कहाँ मिले आपको, असेंबली में मिले। ठीक है, 6% आपने वैलिड वोट प्राप्त किया और 2 सीट आपको उस राज्य की विधायिका में मिले, तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और 3% अगर आप सीट नंबर ऑफ 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट, और 3 सीट अगर असेंबली से आप प्राप्त करते हैं, जो भी इनमें से ज्यादा हो, तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा,
अब नेशनल पार्टी में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी है, बात समझ में आ रही है? अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी है, इसका मतलब ये है कि वो स्टेट पार्टी की कंडीशन फुलफिल कर रही होगी, तो वो 4 राज्यों में क्या बन गई? स्टेट पार्टी बन गई, तो वो नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य है। तो आप इस पॉइंट को अलग से नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्राइटेरिया देखा, ये संविधान में मेंशन है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्राइटेरिया है, 4 7 हमारी नेशनल पार्टी हैं, इसके अलावा बहुत सारी हमारी स्टेट वाली पार्टी हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारी बात किसके बारे में हो रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हो रही है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक ऑटोनॉमस संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और यूनियन और संघ और राज्य में इलेक्शन संबंधी जो भी प्रक्रिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि पहला इलेक्शन कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया, और पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। आप इसको बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य विधायिका हैं उनमें इलेक्शन को प्रोसेस करवाते हैं, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन क्या करवाते हैं? प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। ये संवैधानिक प्रावधान ये है इनके कि ये पार्ट 15 से भारतीय संविधान में इलेक्शन इस मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करते हैं, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। जिसमें 324 से लेकर 329 तक जो भी अनुच्छेद हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, हमारे चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो वो हम एक और अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 324 ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्शन हैं, उन जितने भी नहीं, जितने वो करवाता है, जैसे संघ के, राज्य के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको सुप्रीडेंट करेगा, उनको डायरेक्शन देगा, उनको कंट्रोल करेगा, मतलब कि जितनी भी पावर है इन इलेक्शन को सुप्रीडेंट करने में अप्लाई करेगा, ठीक है। 325 आर्टिकल ये बोलता है, आप किसी भी वोटर को, जो भी किसी भी वोटर को आप धार्मिक आधार पर, उसकी वंश आधार पर, उसके कास्ट आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर ना तो उस वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं, ना तो उस वोटर लिस्ट से आप उसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, आर्टिकल 326 से बोलता है कि जो भी इलेक्शन होगा वो बेसिस ऑफ अडल्ट सफ्रेज, मतलब कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब जिसकी उम्र अगर 18 वर्ष से क्या है, 18 वर्ष से अधिक है, तो वो अब मतदान देने के लिए क्या होगा? योग्य होगा। अच्छा, आप कमेंट करके एक बात और बताइएगा कि पहले हमारे यहाँ 21 वर्ष थी, इसको 18 वर्ष किया गया राजीव गांधी के कार्यकाल में, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत जो मतदान देने की उम्र 21 से कितनी की गई? 18। तो आप इस बात को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 327 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो इलेक्शन से संबंधित जो भी प्रोविजन बना सकती है, और इलेक्शन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। आर्टिकल 328 से बोलता है कि राज्य विधायिका हैं, वो कानून बना सकती हैं, और आर्टिकल 329 से बोलता है कि इलेक्शन से संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा, उन पे रोक है, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमने ये बात समझ ली। अब हम क्या समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले मूल रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या था? उसमें केवल ओनली वन इलेक्शन कमीशन होते थे, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन 1989 से इसके मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई, जिसके अंतर्गत चीफ इलेक्शन एक कमीशन हो गए, सीआईसी हो गए, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ठीक है। इन तीनों की पावर सेम है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये अपने
जितने भी इनकी ड्यूटी हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक मामले में अलग है जिसके आधार पर कंट्रोवर्सी भी होती है। इनको जो नियुक्त करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, आप इस बात को समझेंगे। लेकिन लेकिन इस पे आप गौर कीजिएगा लेकिन शब्द पे। लेकिन शब्द ये है कि प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर जो दो अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, पॉइंट है। दूसरा, स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त करते हैं जो आईएएस के रैंक के अधिकारी होते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रेसिडेंट सीआईसी और आईसी दोनों को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। और इनका एक फिक्स टेनोर होता है 6 ईयर या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाएगा तो वो अपने पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनको जितनी भी सैलरी और जो सुविधाएं पर्क मिलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं। तो इनका जो स्टेटस, सैलरी और पर्क किसके समान होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनके फंक्शन क्या है, तो वही है, सुप्रिटेंडेंट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे इलेक्शन प्रोसेस को, बाई इलेक्शन को बाई इलेक्शन को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, टाइमली इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये सारी बात एपिक कार्ड में आपका नाम जुड़वाएंगे। जो भी पोलिंग स्टेशन है उनको लोकेशन उनके पास होगी, उनको तय करेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम जितने पार्टी को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, और जो भी सुविधाएं पार्टी को दी जाती हैं तो वो करेंगे। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसका मतलब है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी धन बल के आधार पर वोट ना ले ले, मतलब कि सभी को समान रूप से क्या हो, अधिकार हो वोट प्राप्त करने का, मतलब कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो, सुनिश्चित हो। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और कोई अगर जितनी लिमिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई की है उससे ज्यादा अगर कैंडिडेट उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, जो भी कार्रवाई वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस बात को समझ ली। अब एक बात और है, वो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जितने भी इलेक्शन जो भी अतिरिक्त जो आयुक्त हैं उनको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो इनको जो रिमूव करने की प्रोसेस है वही प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है। और इनको पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। पार्लियामेंट में एक बात यह है कि इसको अगर इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये प्रूव हो गया और ये असक्षम है अपने कार्य के लिए, ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको रिमूव किया जाएगा। और इसी आधार पर जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीआईसी, कैग, इसी आधार पर क्या किसको रिमूव किया जाता है, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है या हाई कोर्ट के जज को। वो आधार क्या है कि आप व्यावहारिक रूप से आप गलत हैं, आप मिसबिहेव कर रहे हैं, आप असक्षम हैं कार्य करने से, तो इस आधार पे आप क्या करेंगे, आपको रिमूव किया जाएगा। प्रोसेस ये है कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट होनी चाहिए और जिसको मोर देन 50%, जो जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उससे 50% के द्वारा सपोर्ट होना चाहिए। और अगर ये रेजुलेशन कौन, पार्लियामेंट अगर पास कर देता है प्रथम सदन से भी, मतलब कि निम्न सदन से भी और उच्च सदन से भी, तो वो इलेक्शन कमीशन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को इम्पीचमेंट बोलते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इम्पीचमेंट शब्द का संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है। इम्पीचमेंट शब्द का संविधान में वर्णन केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, और कहीं वर्णन नहीं है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, ये हमने पढ़ ली। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो जो मैंने आपसे बीच बीच में प्रश्न पूछता हूं तो आप उसके आंसर जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। न्यूज ये है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन की लिस्ट को क्या किया है, रिवाइज किया है।
इसका पर्पज होता है कि हम जितनी भी मेडिसिन है वो तार्किक रूप से लोग बेचें, कोई गलत दाम ना ले ले, कोई बड़ा चढ़ा के दाम ना ले, ताकि कंज्यूमर का क्या हो, संरक्षण हो। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी कम हो, सेफ्टी हो और एफिशिएंसी हो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर कोई मेडिसिन नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल में शामिल हो जाती है, तो उसके ऊपर जो भी ड्रग प्राइस कंट्रोल के ऑर्डर हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का मतलब क्या है, कि कोई ड्रग की प्राइस ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा है, जिससे जो कंज्यूमर है उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत जारी किया जाता है। ठीक है, जिसमें असेंशियल और लाइफ सेविंग मेडिसिन क्या होती हैं, शामिल होती हैं, और इनकी प्राइजों को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको अभी पढ़ेंगे हम। डीपीसीओ क्या करता है कि मार्केट, जो कि बाजार आधारित जो भी प्राइस मैकेनिज्म है उसको अपनाता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पर आधारित जो होता है उस पर काम करता है। एनी ईएम को फर्स्ट टाइम 1996 में लाया गया। इसके बाद उसको 2003, 2011, 2015 में क्या किया गया, रिवाइज किया गया। ठीक है, अगर अगर कोई भी ड्रग अगर NLEM में शामिल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो नाफा नाफा का मतलब है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। ठीक है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये एक्सपर्ट बॉडी है। ये क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत क्या करती है, काम करती है। तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसके बारे में और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपसे बोला कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या है। तो इसके अंतर्गत ये है कि इंश्योर किया जाता है कि जितनी भी कमोडिटी हैं वो मार्केट में कंज्यूमर के लिए उपलब्ध हों, और इनका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सब क्या की जाती है, रेगुलेट किया जाता है। फेयर प्राइस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है असेंशियल कमोडिटी में, तो इसका मतलब है को फेयर प्राइस लेंगे कंज्यूमर से। दूसरी बात है कि इसको सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी को, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए। तो आप इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमने एक बॉडी पढ़ी, तो इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। इसको 1997 में स्टेब्लिश किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल पेट्रोकेमिकल के अंतर्गत काम करती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक। तो इसके लिए आप गलत मत कर देना, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है, बोलो अब आप समझोगे हाँ ठीक ही तो है, हेल्थ से संबंधित काम करती है तो उसी के अंतर्गत काम कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल पेट्रोकेमिकल के अंतर्गत काम करती है, और रेगुलेट से संबंधित जितने भी काम हैं इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, फिक्स रिवाइज प्राइस हो, तो ये सारे काम किसके द्वारा द्वारा किए जाते हैं, NPPA के द्वारा। इसका मतलब है कि अगर कोई कमोडिटी, अगर कोई ड्रग NLEM में शामिल हो गया, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, नाफा करेगा। ठीक है, तो इस बात को हमने समझा। अब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है, लोग क्या कर रहे हैं, सूर से अधिक शक्तिशाली दूसरा सूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका मतलब है साउथ कोरिया ने क्या किया है कि कोरिया सुपर कंडक्टिव टोकामेक एडवांस रिसर्च ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। और ये हमारे जो सन है उसके टेम्परेचर से 7 टाइम गुना अधिक है। आप सोच सकते हो। टोकामेक एक प्रोजेक्ट है, इनका काम है कि हम, ये दो प्रोसेस होती हैं, एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है।
फिजन में एक्चुअली क्या होता है, दो पार्टिकल हो गए, एक पार्टिकल हो गया, इसके दो पार्टिकल में डिवाइड किया जाता है जैसे, ठीक है, और इसके द्वारा क्या होती है, एनर्जी इमिट होती है। लेकिन इस फ्यूजन में क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल हैं तो इन पार्टिकल को क्या किया जाता है, एक सिंगल हैवी लार्जेस्ट पार्टिकल का निर्माण किया जाता है, और इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो इस फिजन से, मतलब कि नाभिकीय विखंडन से, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय संलयन में जो एनर्जी का उत्पादन होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। और दूसरी सुविधा ये है कि इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ का निर्माण नहीं होगा तो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा, जबकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। तो अभी तक जो देश में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो फिजन पे आधारित है, ना कि फ्यूजन पे, ठीक है। तो प्रोसेस ये चल रही है कि हम क्या करें, फ्यूजन का निर्माण करें। तो फ्यूजन के निर्माण के लिए फ्रांस में एक प्रोजेक्ट है, आप ये देख पा रहे होंगे। इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। इसका काम ये है कि जितना भी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखा जाए, ठीक है। और इसमें भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, रसिया भी शामिल है, साउथ अमेरिका भी शामिल है, ठीक है। और अमेरिका भी, सॉरी साउथ अमेरिका नहीं, साउथ कोरिया भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत का इस प्रोजेक्ट में जो शेयर है वो 9% है, ठीक है। तो हमने इस बात को समझ लिया। इस टॉपिक को हमने पिछले लेक्चर में जरूर पढ़ा है, तो आप इस बात को समझेंगे, यही है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम को मिलाकर एक हैवी पार्टिकल बनाते हैं और उससे अधिक मात्रा में एनर्जी का क्या होता है, उत्पादन होता है। और यही प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे जितने भी सन्स हैं और हमारे जितने भी स्टार्स हैं उनमें जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करने के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन इसमें बाधा ये है कि इतने ज्यादा टेम्परेचर को हम रेगुलेट मेंटेन कैसे कर पाएंगे, ये समस्या है, ठीक है। तो इस समस्या को कम करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और हो सकता है फ्यूचर में हमको ये रिएक्टर देखने को मिले जिससे हम एनर्जी का लाभ ले पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि दो कमेटियां हैं, एक गाडगिल कमेटी है, कस्तूररंगन कमेटी की रिपोर्ट है। आप केवल ये बात ध्यान रखोगे कि ये दोनों कमेटियां जो वेस्ट घाट है, जो पश्चिमी घाट है, उसके संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। किसके संबंधित है, संरक्षण से। अब देख लेते हैं गाडगिल कमेटी का जो गठन किया गया था 2011 में। इनने अपनी अनुशंसाएं दी और कहा कि जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न रीजन है, वो उसका जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वो 64% है। इसका मतलब है कि आप 64% पर विकासात्मक गतिविधियां नहीं कर सकते। बात क्लियर। लेकिन इसके बाद 2013 में कस्तूररंगन कमेटी भी बनी और उनने वेस्टर्न घाट की जो सेंसिटिव एरिया था उसको घटाकर 37% कर दिया। उनने कहा कि आप 37% ये एरिया है, इस पे विकासात्मक गतिविधियां नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप जितने भी एरिया है उस पे सतत विकास की अवधारणा को अपनाएं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि गाडगिल और कस्तूररंगन जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है, पश्चिमी घाट से संबंधित है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे गाडगिल सर हैं, ये हमारे कस्तूररंगन सर। अगर आपको एक जो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, वो भी एक समिति, कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसाओं पर बनी है। तो आप इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया है और कहा है कि जो मनरेगा में जो सोशल ऑडिट का प्रावधान था
तो सोशल ऑडिट कैलेंडर और जो ऑडिट कंप्लीट ईयर है उसमें केवल 14.29% का ही सोशल ऑडिट हुआ है। ये क्या है, पारदर्शिता के खिलाफ है। ठीक है, सोशल ऑडिट का मतलब है कि उसमें कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई है, जो आपको फंड दिया गया था वो सही जगह पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा, सोशल ऑडिट का जो मनरेगा एक्ट है वो सेक्शन 17 में प्रावधान है सोशल ऑडिट का, और इसके जो स्टैंडर्ड हैं वो कैग के द्वारा 2016 में जारी किए गए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैग हमारे अभी कौन है और इनका कार्यकाल क्या है और किस संवैधानिक अनुच्छेद में इनका वर्णन है। ठीक है, दो बातें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक बात आप ध्यान रखना कि जो मनरेगा में जो फंड दिया जाता है केवल सेंटर के द्वारा ही आता है, स्टेट के द्वारा इसमें पैसा नहीं दिया जाता, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मनरेगा के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। एक कानूनी एक रोजगार भत्ता आपको दिलाता है। अगर मान लो आपने एप्लीकेशन दे दिया और 15 दिन के अंतर्गत आपको रोजगार नहीं मिला तो आपको भत्ता सरकार के द्वारा या ग्राम सभा के द्वारा आपको दिया जाएगा। और इसमें जो अनस्किल मतलब कि अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है और इसको 150 दिन किया जाता है अगर कोई सूखा पड़ गया हो, अगर कोई प्राकृतिक बाधा आ गई हो। ठीक है, जैसे कोविड में कुछ राज्यों ने 150 दिन का रोजगार किया, मध्य प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, मतलब कि अधिकांश राज्यों ने इसमें 150 दिन देने का रोजगार दिया। और कई प्रवासी जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से वापस अपने राज्यों की तरफ लौटे तो उनको रोजगार इस मनरेगा के तहत दिया गया। ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल का कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और कम्युनिटी और प्राइवेट लैंड से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा मनरेगा के बारे में। ठीक है, अब हमारे लिए एक न्यूज है। हमारे देश में अभी क्या हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया, जो एनीमिया है जिसमें खून की आयरन की कमी हो जाती है, जिसमें अधिकांशतः जो हमारी ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड रहती है। तो सरकार ने 5 ईयर प्रोजेक्ट बनाने को कहा है कि आप क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी से इनका क्लिनिकल ट्रायल करें और इसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो उनने इसके आधार पर ये इसको और आगे बढ़ाने के लिए कहा है। ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है। इस पर प्रश्न 2 बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। अच्छी टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे आपने किसी सेल से आपने डीएनए लिया, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और वहां से क्रोमोसोम से आपने एक स्ट्रक्चर लिया किसी व्यक्ति के डीएनए का, और आपने पाया कि उसके डीएनए में ये थोड़ी सी विसंगति है, ये उसकी खराबी है, इसके कारण उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप ये समझ सकते हो कि क्रिस्पर Cas9 कुछ नहीं है, एक कट पेस्ट है। क्या है, आपने जैसे कंप्यूटर में मोबाइल में कट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो वैसे ही है। उनने आपने कहा कि आपके डीएनए में एक खराबी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, और जो अच्छा डीएनए होगा, जो कट करने के लिए हम कैंची का उपयोग करेंगे, उसका नाम होगा डीएनए कटिंग एंजाइम। जो क्या होगा, इस जो खराब आपका डीएनए का पार्ट है उसको कट कर लेगा। इसको बोलेंगे डिफेक्टेड डीएनए पार्ट बोलेंगे। और जो हेल्दी डीएनए होगा उसको यहाँ ऐड कर दिया जाएगा, तो आपके अंदर जितनी भी अनुवांशिक बीमारियां हैं तो वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। आप पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जीन एडिटिंग टेक्निक है। क्या है बेटा, जीन एडिटिंग टेक्निक। इसके द्वारा जीन को हमने क्या किया, एडिट किया, कट पेस्ट किया। और इसमें जो Cas9 होता है वो कैंची के रूप में कार्य करता है, एक प्रोटीन होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके द्वारा जीन को कट किया जाता है, पेस्ट कर सकते हैं, उसको सप्रेस कर सकते हैं किसी भी जेनेटिक इंजीनियर मेथड की सहायता से। ठीक है, तो इतना से आप ध्यान रखेंगे। इसका जो एक शब्द में पढ़ें तो करेक्टिंग जीन इंफॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। और इसको जेनिफर डिओडेना और एम्यूनल चारपेंटियर को नोबेल प्राइज 2020 में मिला क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा,
जो हमारे देश में देवोज्योति चक्रवर्ती और सोबेलिक मैती के द्वारा जो सिकल सेल एनीमिया है उसके संबंध में जो इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर कैस9 ने डेवलप की है। जापान में क्या हुआ है कि टमाटो की वैरायटी को आप क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के आधार पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, जापान ने अनुमति दी है। और एक पर्सन है बैक्टीरिया क्रे, वो सिकल सेल एनीमिया एनीमिया से पीड़ित थी, तो उनको इस आधार पे क्या हुआ है, सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। अगर हम इसका और एडवांस लेवल पर इसका विकास कर पाते हैं तो जितनी भी बीमारियां हैं, अनुवांशिक बीमारियां, तो वो खत्म होंगी। लोग हम लोगों के जीन को क्या कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी, हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्रिस्पर कैस9, तो आप इसको समझिएगा। दूसरा, नासा ने का डार्ट मिशन है। डार्ट मिशन का मतलब है जैसे हमारी पृथ्वी ये है, मान लो कोई और एस्ट्रॉयड हमारे यहाँ आ रहा है, तो डार्ट मिशन के द्वारा इसके तहत इसको इसकी जो एस्ट्रॉयड की जो डायरेक्शन है, उसकी ऑर्बिट है, वो चेंज कर दी जाती है और हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सुरक्षा की जाती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, और इतना बड़ा एस्ट्रॉयड गिर गिर गया तो क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे गिर रहा है, गिरा तो नहीं है ना, गिर रहा है। ठीक है, तो ये मिशन आपने समझ लिया। डार्ट मिशन का मतलब है कि हम अपनी पृथ्वी को क्या करेंगे, एस्ट्रॉइड्स का से प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहली बात ये हो गई। डार्ट मिशन एक एक एस्ट्रॉइड है डिमॉर्फोस, एक दूसरा एस्ट्रॉइड है डेडीमॉस। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डिमॉर्फोस और डिडीमॉस क्या है, तो ये दोनों क्या है, एस्ट्रॉइड है। ठीक है, और इसमें एक डार्को टेक्नोलॉजी है, जो एक कैमरा है हाई रेजोल्यूशन वाला, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉनिटर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये नासा का मिशन है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा और टेक्निकल में आपको नहीं जाना है कि यूपीएससी अन्य देशों की जो टेक्निकल चीजें हैं वो उनको नहीं पूछती है। जब भी टेक्निकल की बात आती है तो हमारे देश में अगर कोई इन्वेंशन हुआ है तो वहां पे हमको टेक्निकल पढ़ना है। ठीक है, सरकार ने एक नया टैक्स लॉन्च करने की घोषणा की है कि हम 1 जुलाई से नया टैक्स लॉन्च करेंगे, जिसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। और जितनी भी डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उन पे लॉन्च करने की घोषणा की है, ताकि सरकार को अतिरिक्त क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। क्यों की है, क्योंकि क्रूड ऑयल में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, कभी कीमत कम बहुत कम है, कभी कीमत बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, जो ओएनजीसी जैसे जितनी भी क्रूड ऑयल रिफाइनरी है हमारे देश में, तो उनको प्रॉफिट कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस आधार पर सरकार ने कहा है कि हम आपसे, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो हम आपसे टैक्स लेंगे, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और जो रेवेन्यू होगा हम सामाजिक कार्य में उसका सामाजिक न्याय और सामाजिक पूंजी निर्माण करने में उस रेवेन्यू का उपयोग कर पाएंगे। और जो भी हमारा वित्तीय घाटा है उसको प्रतिपूर्ति हम आपके द्वारा कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे यू ओएनजीसी एक बम्पर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया था, 14 ईयर हाई पे था, जिसका मतलब था 139 पर बैरल उनको प्रॉफिट डॉलर का हुआ था। ठीक है, सरकार के मन में आई तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे हम क्या लें, कुछ टैक्स लें। विंड फॉल टैक्स का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल है, आपके एक्सटर्नल आपके द्वारा कोई प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, अनप्रेसिडेंट इवेंट हो रहा है, तो उस अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो आपको कुछ कुछ मात्रा में वो आपसे सरकार ले लेगी, ताकि उनका उपयोग आप अच्छे कार्य के लिए कर सकें। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। इससे क्या होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार इस पैसे को पब्लिक सेक्टर को दे पाएगी, जिससे नागरिकों का क्या होगा, लाभ होगा। और सरकार के पास जो भी मतलब कि डेब्ट है उसको चुका पाएगी, सरकार इसका उपयोग गोल्ड डिपॉजिट में कर पाएगी। तो हमारे लिए क्या है, विंडफॉल टैक्स है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभी क्या हुआ है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है, तो अभी सरकार की रैंक कितनी होगी, 48 हुई है। जैसे 2015 में 81 थी, अब 2020 में 48 हुई, काफी अच्छा सुधार है। इसको जारी 2007 में किया गया था, इंस्टीट्यूट विप्रो और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। और जितने भी स्टार्टअप हैं और जितने भी हम पेटेंट संबंधी कार्य करते हैं, तो पेटेंट के संबंध में हमारा जो कार्य है उसमें सुधार हुआ है, इसलिए हमारी रैंक क्या हुई, अच्छी हुई है। और यूनिकॉर्न हमारे देश में क्या है, 105 से ज्यादा है।
तो इस संबंध में हमारी जो रैंक और सही हुई है। अभी हमारी जो रैंक है वो 46 प्लेस पे है 130 कंट्री में। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके और कोरिया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और इसको इतना ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट कौन जारी करता है इसको, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, इंस्टीट्यूट विप्रो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो लगातार हमारे रैंक में सुधार हुआ है। आप दिख रहा है 81 2015 से 66 60 57। तो अभी आ सकता है आपके लिए स्टेटमेंट कि लगातार हमारे लिए इस इंडेक्स में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, लगातार हुआ है, ठीक है, ना बढ़ा है ना ज्यादा है, केवल लगातार हम क्या है, हमने ग्रोथ की है। पर्सनालिटी चर्चा में है। अराटू पूजा, बेला योद्धा पेनिकर। क्यों चर्चा में है कि साउथ में एक मलयालम फिल्म हुई है जिसका नाम है पाथुपथम नोटानाडू। तो इसका मतलब है 19 सेंचुरी। ये क्या है, एक सोशल रिफॉर्मर थे और इजवा जो कम्युनिटी केरला में उसमें से बिलोंग करते थे। इन महिलाओं जो इनने जो अपर कास्ट की जो डोमिनेंस थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, जिनको सवर्णाज बोलते थे। और मैन और वुमन को समान अधिकार के बारे में इनने क्या की, बात की। ठीक है, कुछ इनने मूवमेंट चलाए जिसको अची पूदवा सामराम स्ट्राइक बोलते हैं। ये महिलाओं से संबंधित थी कि वो कपड़ा अपने जो उनके बियर हैं वो क्या करें, नी से नीचे तक पहन सकें। और दूसरा इनका मूवमेंट था इथापू सामाराम और मुकुति सामाराम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और पिनिकर इनको जो टैग टाइटल दिया गया था वो किंग थे त्रावणकोर के 1969 में इनके द्वारा दिया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इनके द्वारा काम क्या किया गया, किससे संबंधित काम थे। तो इन्हें सवर्णास के खिलाफ क्या किया, आवाज उठाई। और जो भी असमानता भेदभाव नीची जातियों के साथ किया जाता था तो उसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया, आवाज की। इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको उसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और कहाँ से संबंधित है, तो केरला से संबंधित है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। एनसीआरबी ने एक डेटा रिलीज किया है कि हमारे देश में कैदियों की क्या स्थिति है। तो हमारे देश में जो जेल है वो क्या है, ओवर क्राउडेड है। 130% ऑक्यूपेसी है, समझ रहे हो। अंडर ट्रायल कितने हैं, 77% हैं, जिनको उनको कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है कि क्या है। दूसरा, इसमें अंडर ट्रायल में से जो एससी एसटी ओबीसी के जो पर्सन है वो 67% है। ठीक है, 77 में से 67%, बात समझो। और हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में है। और जो भी हमारे ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए सेपरेट फैसिलिटी नहीं रखी गई है, जबकि उनके लिए सेपरेट फैसिलिटी होनी चाहिए। अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बयान दिया गया कि इस डेटा को आप क्या कर सकते हो, मेंस में कोट कर सकते हो। जब भी रिफॉर्म से संबंध बात आए तो वहां पे कोट कर सकते हो। जीएसटी के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये अभी अंडर डेवलपमेंट बॉडी है, लेकिन इसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 279 में इसका प्रावधान है। ये संघ और राज्यों के इंपोर्टेंट जो जीएसटी संबंधी इशू है उन पे बात करती है। ठीक है, और जीएसटी स्लैब पे क्या करती है, बात करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेट के संबंधित कार्य करती है, एग्जाम्पशन लिस्ट के बारे में बात करती है, थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात करती है। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसके जो चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फाइनेंस से होते हैं। ठीक है, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्सेशन मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। और वोटिंग राइट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग राइट है और स्टेट के पास कितना है, 2/3 वोटिंग राइट है। मतलब इसमें एक प्रावधान है, जितने अगर चाहे वो छोटा स्टेट हो, बड़ा स्टेट हो या मीडियम स्टेट हो, तो उसको समान वोटिंग राइट देने की बात की गई है। तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। स्पेशली जो जीएसटी काउंसलिंग है उसको ध्यान रखेंगे। और इसका कब लाया गया था जीएसटी, हमारा कौन सा संविधान संशोधन था, तो इसके बारे में आप बताएंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ ट्रेड चर्चा में है। इसका मेन उद्देश्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ट्रेड संबंधी पॉलिसी है, सरकार को क्या एडवाइस देना, राज्यों को एडवाइस देना, ताकि वो क्या करें,
ट्रेड पॉलिसी को क्या करें, अच्छा करें, और हमारा एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो, ग्रोथ हो। इसके जो मेंबर होते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी मेंबर पार्टिसिपेट होते हैं, यूनियन टेरिटरी से भी होते हैं, और सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से भी इसमें मेंबर शामिल होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसको मर्ज किया गया था, मर्जिंग काउंसलिंग फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन को मर्ज करके बोर्ड ऑफ ट्रेड 2019 में बनाया गया, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब कतर चर्चा में है, तो कतर हम देख लेते हैं। ये हमको दिख रहा है कतर, ये ऊपर बहरीन है, ये कुवैत है, ये दुबई, ये यूएई है, ऊपर ओमान है, ये ओमान है, ये यमन है, ये रेड सी है, सऊदी अरेबिया है। ठीक है। ये जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है। तो इराक देखो सीमा इससे भी लगती है, पर्शियन गल्फ से, और ईरान की भी लगती है, कुवैत की लगती है, बहरीन की भी लगती है, और कतर की भी लगती है, और दुबई की भी लगती है। ठीक है। और यूएई, ओमान की भी लगती है। ओमान हमारा छोटा सा पार्ट है, ये यहाँ पे है। ठीक है। और इधर हम, एक गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, लेबनान है। ठीक है। तो एक बार आप इसको पॉज करके जरूर देखिएगा। ठीक है। इसके जो सराउंडिंग कंट्री हैं उनको देखना, और ये देखना कि कौन सी कंट्री लैंडलॉक है, कौन सी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अब हम, हमारे लिए दो एक्साइज चर्चा में है, एक फिच ब्लैक और ऑस्ट्रेलिया की ककाडू। इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, तो अब बस इतना ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और भारत ऑस्ट्रेलिया एक्साइज, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब साउथ अमेरिका का मैप देख लेते हैं। ये एंडीज पर्वत है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पैटागोनिया प्लेटू है, इसको ध्यान रखेंगे। ये पंपास है, घास के मैदान है। ये ब्राजीलियन शील्ड है। ये अमेजन बेसिन है। ये लानोस है ऊपर। ये ग्वायना हाईलैंड है, इसको ध्यान रखेंगे। ये ब्राजीलियन हाईलैंड है। ठीक है। तो इसके जो दो रेखाएं टच होती हैं, एक तो भूमध्य रेखा, एक कैप्रिकॉर्न रेखा। ठीक है, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। तो मकर रेखा कहाँ से जाती है, चिली से जाती है, और पैराग्वे से जाती है, और ब्राजील से जाती है। और ध्यान रखना कि उरुग्वे से नहीं जाती है। ठीक है। तो ये बात आप क्लियर हो गई। और ये चर्चा में था फॉकलैंड आइसलैंड, जिसमें भारत ने जो यूके के खिलाफ वोट किया था, इस पे यूके का अधिकार है, और कहा था कि यूके को इसको छोड़ देना चाहिए, ये इसको अर्जेंटीना को वापस कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस मैप को आप देख सकते हैं, ये चिली है। ठीक है। तो हमने इसको समझ लिया। ये देश हैं, जैसे हमारे पास ये पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया। ठीक है। ये ब्राजील है, ये रग्बे है, अर्जेंटीना है। ठीक है। ये स्टेट ऑफ मैगलन है, और ये कैप हॉर्न है। ठीक है। तो इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर जरूर करना अगर आपको पसंद आया है, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास ही पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।